2.2 चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की चेन भी बनती है, ब्रांचेस भी बनती हैं और रिंग्स भी बनती हैं। टू मेक द कॉन्सेप्ट मच क्लियर लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको 4 कार्बन वाले मैं आपको एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया ब्यूटेन। अब आपको ब्यूटेन से आप पहले फार्मूला बनाना भी सीखिए। तो एल्केन का जो फार्मूला मैंने बताया था आपको CnH2n+2 होता है, n = 4 पुट कर दीजिए आप, तो बन जाएगा C4H2 × 4+2, ये बन जाएगा C4H10। ये हमारा ब्यूटेन बन गया। अब हम देखते हैं कि इससे कितनी चेन बन सकती हैं। तो देखिए पहले हमने जैसे कार्बन को पहले हम ये जान गए कि ये एल्केन है, एल्केन से मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हैं। हमने एक ये आपकी कार्बन की चेन एक बना ली। फिर हमने क्या किया, हमने कहा ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे इस तरीके से करके एक यहाँ पे ब्रांच लगा दी। तो बोला कि C4H10 के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब हम इसमें आपको H लगाना सिखा रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एक डंडी लगी हुई है, 3H के लिए यहाँ H3 कर दिया। इस कार्बन से 2 डंडी लगी हुई हैं, 4 होनी चाहिए, 2H लगा दिए हमने यहाँ पर ये देखिए कर दिया हमने CH2। इसी तरीके से इस कार्बन से 2 डंडियाँ लगी हुई हैं, इसको हमने कर दिया H2, और इस कार्बन से एक डंडी लगी हुई है, 3H और हो सकते हैं, तो ये हो गया हम आपका CH3। इसको आप अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 C4H10 3 2 5 2 7 3 10 C4H10। अब इस पर हम लगाते हैं, ध्यान से सीखिएगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जितनी डंडियाँ लगी हैं उनको आप गिन लीजिए, उसके बाद जितनी बच रही हैं उतनी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक ये डंडी लग गई यहाँ पर, आपने यहाँ पर 3 की कमी है तो CH3 कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, एक 1 2 3 1 शॉर्ट सो CH, यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉन्ड लगा तो ये CH3 हुआ, और इसी तरीके से यहाँ पर भी CH3 हुआ। आप देखिए ये दोनों कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C4H10। अब आप देखिए एक बात, आपको एक सामने एक टर्म आया, उसको क्लियर कर लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज द फार्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड which tells us exact number of atoms in a given molecule। मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर में कितने एटम्स होंगे। जैसे हमको ये फॉर्मूला बता रहा है कि देयर आर 4 कार्बन एटम्स सो C4 एंड 10 हाइड्रोजन एटम। और ये जो आप देख रहे हो ये इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं या फिर ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों में फ़र्क है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया आपका। अब एक और टर्म सामने आया और उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसको भी समझ लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different structures are called isomers। जैसे इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, मान लेते हैं कि ये है A और ये है B, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर का मतलब है जो बॉन्डिंग है, जो एटम्स का आपस में कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, उन दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंट है। तो ये आपके आइसोमर्स होते हैं। और जो ये फिनोमेना होता है एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड
आइसोमेरिज्म। और इसका मतलब ये है कि जो ए और बी है, ए एंड बी आर आइसोमर्स। क्यों? इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और एंड दीज आर चेन आइसोमर्स। भाई आइसोमर्स भी कई तरीके के होते हैं, आइसोमेरिज्म भी कई तरीके की होती है, तो इनमें कार्बन की चेन में डिफरेंस है, इसलिए ये चेन आइसोमर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चेन का क्या मतलब है। देखिए, एक में कार्बन की ये चेन है और एक में कार्बन की ये चेन है, तो दोनों में कार्बन की चेन में डिफरेंस है, इसलिए ये आपके कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। तो ये टर्म हुआ आपका आइसोमेरिज्म, और ये हमने आपको दिखाया कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बने और ये दोनों चेन आइसोमर हैं। अब जैसे मान लीजिए हम इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ले लेते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन की बात करें, जनरल फार्मूला CnH2n, n = 4 रखेंगे ब्यूट की वजह से, तो फार्मूला आएगा C4H8। आप n की जगह 4 रख देना, मैं बता भी चुका हूँ अभी आपको। अभी क्या है कि इसके जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए 4 कार्बन है, पहले 4 कार्बन की एक हमने चेन बना ली। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने एक बात समझ गए होंगे कि एल्केन में एक बात क्या समझ गए, एल्केन्स हैव चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन के अंदर चेन आइसोमेरिज्म होती है। अब हम एल्कीन में देखते हैं। अब हमने ये 4 कार्बन लिख लिए, लेकिन चूंकि ये एल्कीन है, ईन अगर आएगा तो एक डबल बॉन्ड भी होगा। अब डबल बॉन्ड कहाँ होगा, पहला एक यहाँ पे हमने लगा दिया, बोला और कहाँ होगा, बोला यहाँ भी हो सकता है, बोला और कहाँ होगा, बोला यहाँ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको और इसको, इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें, तो जैसे ये वाला मार्कर है, इसको अभी मैंने यूँ रखा हुआ है, यूँ रखा हुआ है, मान लो कि डबल बॉन्ड ये है काला वाला हिस्सा। अब हम इसको अगर पलट के रखेंगे तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इनमें डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम इसमें H लगाएंगे। फिर से एक बार सीख लीजिए H लगाने का तरीका। इस कार्बन से 2 डंडियाँ लगी हैं, 4 होती है वैलेंसी, 2 बॉन्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो मतलब H2 कर दो आप इसको। यहाँ पर आए हम 2 और 1 3, 1 की कमी है, 1 H कर दिया यहाँ पर। इस पे आए 2 डंडियाँ लगी हैं, 2 की कमी है, H2 कर दिया। और फिर इस पर आए, इस पे 3 है। देखो एक्चुअल में यूँ लगाते हैं हम लोग, आप यूँ भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा नहीं लगता है स्ट्रक्चर। आप इकट्ठे करके H को लगाया करिए। मैं एक वैसे भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने आपको CH3 लगाया, तो एक ये हमारा A हो गया। जैसे ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे एक डंडी लगी है, 2 3 4, तो ये जैसे आपके H जुड़ जाएंगे, यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएंगे। इस कार्बन से 2 हो गया और 1 हो गया, तो एक अभी यहाँ पर और जुड़ जाएगा। इस कार्बन से आया एक, यहाँ पर एक जुड़ गया, ये इससे आया, ये हो गया। इस तरह के स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फॉर्मूले कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके इकट्ठे करके लिख लें, कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को एग्रीगेट करके लिख लें। हमको पता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH3। इसको हमने कर दिया B। अब आप देख सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 ये भी है, C4H8 ये भी है। तो यहाँ पर A और B आर, इनको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। और अब याद क्या रखना है कि एल्कीन्स हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपने देखा था कि जो एल्केन है उनमें चेन आइसोमेरिज्म होती है, जबकि एल्कीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। तो ये मैंने 4 कार्बन वाला एक ही एग्जाम्पल लिया,
और एक ये एग्जाम्पल लिया। अब हम जल्दी से आते हैं 4 कार्बन वाले तीसरे एग्जाम्पल में। अब हमें 4 कार्बन वाला तीसरा एग्जाम्पल अगर लेना हो तो हमने जैसे ब्यूटेन लिया, एन ले लिया, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। अगला जो नंबर आएगा वो आएगा ब्यूटाइन। अब आप सोचिए कि ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो CnH2n-2 होता है, उस हिसाब से ब्यूटाइन का फॉर्मूला C4H6 बनेगा। हम तीसरे नंबर पे लेते हैं, वो है ब्यूटाइन, CnH2n-2। और ब्यूटाइन अगर है तो उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, मत भूलो। एन, इन, आइन, ओनली सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल भी हो सकते हैं, इसमें सिंगल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब होंगे ज़रूर सिंगल, कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पर सारे सिंगल होंगे, इसमें डबल ट्रिपल होंगे। अब हमको n इक्वल टू क्या रखना है, ब्यूट को देखा, n इक्वल टू 4 रखना है। C4H2 × 4 -2, C4 4 2 8, 8 -2 6, फार्मूला बना C4H6। अब हमने इसको बनाया 1 2 3 4। फिर हम आगे क्या करेंगे कि इसमें हम लोगों को 4 जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और फिर जैसे एक हमने यहाँ पर लगा लिया ट्रिपल बॉन्ड, तो एक हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। फिर से अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ बन जाएंगी। नहीं तो आप सोचिए, इसको अगर मैं पलट के रख दूँ, ये चेन है, इसको मैं पलट के रख दूँ तो यही चीज़ तो ये, दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें जो उलट पलट कुछ भी कर दो तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें वैसे बनाऊँ, जिसे मैं देखिए बना के दिखा रहा हूँ, H हो गया यहाँ पे, इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, इसमें कुछ नहीं लगेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 1 और 1 2, एक H यहाँ पर लगेगा, एक H यहाँ पर लगेगा। इस कार्बन की वैलेंसी एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा। इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 3 H लगेंगे। बस काउंट करके रहिए, 4 डंडियाँ होनी चाहिए टोटल कार्बन की, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 3 H। और काउंट भी करिए, क्योंकि आइसोमर की कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले दोनों के सेम हैं। ये जो आप देखते हो ये होता है कंप्लीट बॉन्ड फार्मूला, ये कंप्लीट बॉन्ड फार्मूला होता है। और अगर हम इसको एग्रीगेट करके ऐसे लिखें, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, यानी एक कार्बन के साथ अटैच जितने हाइड्रोजन हैं उनको एग्रीगेट करके रख दो, तो ये आपका देखिए हुआ CH2, उसके बाद ये हुआ CH3, और फिर अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा हुआ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इनको बोलते हैं, ये था कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मूला, ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला। और इन जनरल हमको ये लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप इसको ज़रा प्रैक्टिस इसकी किया करिए, कंडेंस जब ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक सिंपल सी डायलॉग मेरा याद रखिए, लिखें ऐसे, यू राइट लाइक दिस, और आपको दिखे ऐसे, यू सी लाइक दिस, राइट लाइक दिस, सी लाइक दिस। विजुअलाइज करिए ब्रेन से कि जैसे ये लिखा है CH3, तो आई नो दैट द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन लाइक दिस। तो आप बनाओगे डायग्राम ऐसे, लेकिन आप विजुअलाइज इसको ऐसे कर रहे हो। तो ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। और अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ, तो यहाँ पर भी A and B आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो फिलहाल एक बात आइसोमेरिज्म से निकल के आती है कि जो एल्केन है, एल्केन शोज या एल्केन्स शो चेन आइसोमेरिज्म। याद कर लीजिएगा ये टर्म, इसमें कार्बन की चेन में डिफरेंस होता है। वाइल एल्कीन्स
and alkynes show position isomerism। अब जैसे आपको चेन, ब्रांचेस और रिंग तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूँ। मैं पहले आपको एक रिंग के बारे में समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपको ये ऐसे लिखा हुआ है, आपने कहा ये कोई कंपाउंड है, हमने कहा हाँ ये कंपाउंड। अब आप इसको देखिए कि ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। हमने कहा भैया इसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें उनको निकालें, तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे या जितने भी लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पर कार्बन होगा। जैसे आप देखिए मैंने इसको ऐसे बनाया, मैंने देख लिया यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 3 जगह हमने कार्बन बना लिया। उसके बाद हमने कहा कि इससे H कितने जुड़ेंगे, तो बोला कि 2 डंडियाँ जुड़ी हुई हैं तो 2 H इसमें और जोड़ देंगे हम। इसमें कितनी डंडियाँ हैं, 2 डंडियाँ जुड़ी हैं तो 2 H जोड़ देंगे, और इसमें भी 2 H जोड़ देंगे। देखिए मैंने H आपको जोड़ दिया, ठीक है। एक ये है, ये कंप्लीट फार्मूला है। अब एक बीच का रास्ता आप ऐसे निकाल सकते हो, आप देखना जरा ध्यान से। ये आपने लिख लिया CH2, फिर डंडी लगाई, CH2 फिर डंडी लगाई। तो आपको थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसको नाम इसका हम देंगे साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन, साइक्लो क्यों, साइक्लिक है, प्रोप क्यों, 3 कार्बन है, एन क्यों, सारे बॉन्ड सिंगल है। मैं रिंग्स में और आपको एक आध दिखाता हूँ। जैसे अब आप एक ये रिंग देखिए, अब आपने कहा इसका नाम क्या होगा, बोला साइक्लो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइक्लिक है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कॉर्नर पे कार्बन होंगे, ब्यूट लिखा। और फिर चूंकि एक डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन लिखा, तो इसका क्या नाम हुआ, साइक्लोब्यूटेन। अब हमने कहा जरा इसको ओपन करें, तब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने कहा कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो आपने क्या किया कि ऐसे करके पहले ये कार्बन आपस में जोड़ दिए। फिर अब आपको पता है यहाँ एक डबल बॉन्ड है, अब आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर इस कार्बन की देखो 2 और 1 3 हो गई, यहाँ पर एक आपने H लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन पे देखो 2 और 1 3 होती है, यहाँ पर एक आपने H लगा दिया। इस कार्बन की देखो 1 और 1 2 हो गई, 2H बचे, आपने यहाँ 2H लगा दिए। इस कार्बन की देखो 1 और 1 2 होती है, H2 लगा दिया आपने। आपसे किसी ने पूछा भैया इसका हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो, MF लिख के तो समझ जाना मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने कहा कि 1 2 3 4, बोला C4H, तो बोला H2 2 4 5 6 H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, इस तरह की चीज़ों को हम रिंग्स बोलते हैं। मैं थोड़ी सी कुछ और रिंग्स भी ले रहा हूँ, चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो ये रिंग्स को अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर आराम से पढ़ते चलिए, कॉपी निकालिए, साथ में बैठ के पढ़िए, बड़ा वीडियो है, डिटेल में पढ़िए। अब आप देखिए, जैसे अब हमने ले लिया एक कंपाउंड, आपको ऐसे दिया, ये दिया, पहचान लीजिएगा ध्यान से इसको, ये गोला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 कार्बन का है ये, तो इसको कहते हैं बेंजीन, बेंजीन कहते हैं। बोला ये गोले का क्या मतलब है, बोला गोले का मतलब है 3 डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट ऑर्डर में, ठीक है। इसका मतलब है 3 डबल बॉन्ड इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। इस गोले का ये मतलब होता है, अगर गोला लगाए तो 3 डबल बॉन्ड होंगे ऑल्टरनेट ऑर्डर में। जैसे एक डबल लगाया, एक छोड़ दिया, फिर एक डबल लगाया, फिर एक छोड़ दिया, ये वाला, फिर एक डबल लगाया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और हम इसको यहाँ की बजाय हम यहाँ लगा सकते थे, फिर लेकिन एक छोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ लगाया, एक छोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ लगाया। हमने बोला भैया इसका पूरा फॉर्मूला हमको निकालना है, तो ठीक है शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हमने कहा कि 6 कार्बन की एक रिंग बना लो। क्यों भैया, कॉर्नर पे कार्बन होंगे ना, रिंग हमने बना ली। अब हमने कहा अल्टरनेट ऑर्डर में जैसे इसको देख के बना रहे हैं, तो यहाँ एक डबल लगाया, ये सिंगल रहेगा, ये डबल लगाया, ये सिंगल रहेगा, ये डबल लगाया। अब कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4। इस कार्बन से देखो 2 और 1 4 हो गई। अब यहाँ पर एक H लगा दिया,
ऐसे ही यहाँ पर एक H लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पर काउंट करके चलिए। अब ऐसे इस कार्बन पे है 2 1 3 और ये 1 हो गया तो 4 हो गया, अब ऐसे ये हो गया। अब आप इसको अगर काउंट करेंगे तो जो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। अब आपने देखिए चेन समझ लिया, ये सब चेन है, रिंग्स हो गई, ये सब रिंग्स हो गई, साइक्लिक हो गए। अब चेन, कार्बन की चेन तो आप देख ही रहे हो हर जगह, ये भी कार्बन की चेन ही चल रही है। अरे जो ब्रांचेस की वाली मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे मैंने करके दे दिया, अरे एक यहाँ पे ब्रांच लगा दी, एक मैंने यहाँ पे ब्रांच लगा दी, बस ये ब्रांचेस हो गई। अब ऐसे H लगाना है हमको, यहाँ पे H3 कर दिया। इस कार्बन से आप गिनिए 1 2 3 4, एक H यहाँ लगा दिया। इस कार्बन से एक डंडी लगी है, 3 H यहाँ लगा दिए। इस कार्बन से 1 2 3, एक H यहाँ लगा दिया। इस कार्बन से एक डंडी लगी है, H3 लगा दिया, H3 लगा दिया। ये आपका मेन हिस्सा हो गया कंपाउंड का, ये आपकी क्या हो गई, ब्रांच हो गई, और ये भी आपकी ब्रांच हो गई। तो ये जब ब्रांच के बारे में हम जब समझेंगे, जैसे ये कार्बन की मेन चेन ये हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, तो अभी हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे, तो नेमिंग में इस चीज़ को हम अच्छे से सीखेंगे। ये हमारा आर्टिकल था 4.2.2। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 4.2.3 पर, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाइन लिखी है, विल यू बी माई फ्रेंड। और बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे फ्रेंड बने, तो ये आपसे भी सवाल है, विल यू बी माई फ्रेंड, जैसे कि 4.2.3 और आर्टिकल है, विल यू बी माई फ्रेंड। ये हमारा है, तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कार्बन कैन मेक बॉन्ड with so many elements, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ClBr, सल्फर, फास्फोरस, एट्सेट्रा। तो मतलब कार्बन की कईयों से दोस्ती होती है, तो ये इस बारे में बताया गया है। इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप का डिटेल बताऊंगा, तो उसमें इस चीज़ को बता दूंगा। और उसके बाद ये 4.2.4 है, होमोलॉगस सीरीज। इसके बारे में एक चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और बता सकता हूँ। एक ये बात ध्यान रखिए, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ homologous series is CH2 and difference in molar mass इक्वल टू 12 + 2 यानी कि 14। भाई अगर फॉर्मूले में CH2 का फ़र्क होगा तो जो मास में जो फ़र्क होगा, कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है, तो ये 14 का फ़र्क होगा। इसमें होमोलॉगस सीरीज हर मेंबर की बनती है। जैसे मैं आपको जिसका भी बनाना है, पहले उसको बनाने के लिए पहले आपको एक जनरल फार्मूला चाहिए। तो हमने कहा इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1.OH, और n की वैल्यू हम बारी बारी से 1 2 3 एंड सो ऑन रख सकते हैं, उसी से हमको सीरीज मिलेगी। अब हमने कहा कि n = 1 रख दो, तो यहाँ रखते हैं, तो C1H 2 × 1 + 1 × OH, तो क्या बना CH3। देखो ये C है, C1 का मतलब C, और H का देखो 2 × 1 का मतलब हुआ 2, और 2 + 1 हुआ 3, तो ये फॉर्मूला क्या बना CH3OH। अब मान लीजिए हमको n = 2 रखना है, 2 रख दीजिए आप, आया C2H 2 × 2 + 1 × OH। C2 2 2 = 4 + 1 5, ये बना
C2H5OH। और वैसे भी दो मेंबर में CH2 का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। अगर हम C में एक कार्बन जोड़ दें तो C2 बन गया, और 3 में 2 जोड़ दें तो 5 बन गया। जैसे मान लीजिए हमको n=3 बनाना है, तो यहीं से निकाल लो, C में 1 बढ़ा दो, H में 2 बढ़ा दो, H7OH। ठीक है। अगर हम n=4 निकालें तो C4H कितना हुआ, 9OH एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 4.2.4 हो गया। 4.2.5 नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझ लिया है, अब हमें उनकी नेमिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा होता कि इसके पहले वो कंपाउंड की कैटेगरी भी हमको बताते, मैं आपको बता दूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब शुरुआत में डिस्कवर किए गए थे, जैसे वोलर के ज़माने से या और थोड़ा पहले से माने, तो वो बहुत थोड़ी सी जो है नंबर में होते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने लगे, और फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये कंपाउंड के नंबर हज़ारों में पहुंचने लगे, थाउजेंड्स में पहुंचने लगे, तो उनके नेम को याद रखना ज़रा मुश्किल होने लगा। और फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ी सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास में दो मेथड है। एक कॉमन नेमिंग है। कॉमन नेमिंग को ऐसे मानिए जैसे हम लोग के घर के नाम होते हैं, किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम चिक्की, किसी का नाम मिक्की। तो इस तरीके के नाम एक घर के होते हैं। कुछ के नाम होते हैं रुद्र प्रताप सिंह, स्कूल के नाम है ना, अमन सिंह यादव, इस तरीके से तमाम तरह के नाम होते हैं। तो एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम। अब घर का नाम क्या है कि बच्चा मंगलवार को जन्म लिया उसने, ट्यूसडे को लिया उसने जन्म, ट्यूसडे को हिंदी में मंगलवार बोलते हैं, उसका नाम रख दिया मंगलू। बुधवार को हुआ, मतलब कि थर्सडे को हुआ, वो सॉरी वेडनेसडे को हुआ, वेडनेसडे को हुआ तो बुधवार होता है, तो उसका नाम रख दिया बुधवा। और फिर संडे को हुआ रविवार, और उसका नाम रख दिया रवि। तो एक तो होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नेमिंग ऐसी थी कि वो जहाँ से वो चीज़ ओरिजिनेट की गई उसके नेम के बेसिस पर वो नेम बनाया गया। जब तक कंपाउंड के नंबर कम थे तब तक तो ये नेमिंग चलती रही, लेकिन जब कंपाउंड के नंबर बढ़ने लगे तो ये डिफ़िकल्ट होने लगा इतने सारे नाम याद करना। तो फिर एक साइंटिफिक मेथड आया, सिस्टमेटिक मेथड आया, जिसको बोलते हैं IUPAC नेमिंग। जैसे कि मैं देखिए, एक ये फॉर्मूला है आपका CH3COOH। ये विनेगर का मेन जो कंटेंट है वो CH3COOH है। विनेगर को कहते हैं लैटिन में एसिटम। एसिटम से नाम इसका डाल दिया इन्होंने, एसिटिक एसिड। अभी जब IUPAC इसका नेम आया तो IUPAC नेम इसका इथेनोइक एसिड। तो जब आप सीख जाओगे तो आप आराम से इस नाम को बना सकते हो, उसके लिए कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ऐसे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका कॉमन नेमिंग है इथाइलिन, लेकिन इसका IUPAC नेमिंग है इथीन। IUPAC का आप एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। I से हुआ इंटरनेशनल, U से हुआ यूनियन। तो पहली बात ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऐसे यूनाइटेड नेशंस होता है, यूनेस्को होता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेस्ट नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड वो है IUPAC। IUPAC बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की डिसाइड करता है, रूल्स रेगुलेशंस इंक्लूडिंग नेमिंग भी करता है। IUPAC इज़ नॉट सिंपली नेमिंग सिस्टम, ये सिर्फ नेमिंग सिस्टम नहीं है, सारा डिटेल है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स, प्योर केमिस्ट्री भी आती है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो ब्रांचेस होती हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह, वो भी इसके अंदर कवर होती है। तो IUPAC का ये फुल फॉर्म है। IUPAC ने जो रूल बनाए, वो रूल में मैं कुछ रूल मेन आपको ले रहा हूँ, क्योंकि ये रूल NCERT में कुछ डिस्कस नहीं किए गए, बस ऐसा ही नेमिंग सिखा दी गई है। तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आइए। इंटरनेशनल नेमिंग जो IUPAC नेम, मतलब इसका मतलब हुआ IUPAC नेम, किसी कंपाउंड का IUPAC नेम, उसको आप 4 टुकड़ों से जोड़ के बनाया करिए,
PAAS मतलब पास, PAAS 4 टुकड़ों को जोड़ के। P का मतलब हुआ प्रीफिक्स, प्री मतलब जो पहले लगाया जाए, प्रीपेड पोस्टपेड आप जानते हो। ये एक प्रीफिक्स टर्म होता है, एक सफिक्स होता है। ये मेन कंपाउंड का जो मेन हिस्सा है वो ये नाम है AA। इसके पहले कुछ लगाया जाए वो प्रीफिक्स है, इसके बाद में लगाया जाए वो सफिक्स है। इन चारों का मतलब समझिए। तो P का मतलब होता है प्रीफिक्स, ये ब्रांचेस के लिए होता है, अभी आपको ब्रांचेस बताई थी मैंने। A एल्क होता है, जितने कार्बन के नंबर होते हैं उनके हिसाब से ये एल्क तय होता है। अभी इसका क्या मतलब है ये सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है। अगले A का मतलब है एन, इन या आइन। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। ठीक है। और S से हुआ सफिक्स, ये होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी बताने जा रहा हूं मैं। सेकंड नंबर पे पॉइंट में क्या आया, एल्क। एल्क का मतलब है टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं इसको रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर कहलाता है एल्क। एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, इसको जरा याद करते चलिए साथ में। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, n के लिए नॉन और इसके लिए डेक। और वैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तरह के टर्म आप यूज़ करते हो, तो ये कम से कम 10 तक तो आपको क्लास 10th के लिए याद रखना पड़ेगा। ये इसका पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, 2 रूल तो ये आपके सामने आ गए। अब हम तीसरे नंबर का रूल लेते हैं। तीसरे नंबर का रूल होता है कि इसकी नंबरिंग किधर से करें, फ्रॉम वेयर नंबरिंग ऑफ कार्बन विल स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो फ्रॉम दैट एंड which gives main character least number, उस तरफ से करें जो मेन कैरेक्टर को कम नंबर देता हो। ठीक है, ये अभी अब जब नेमिंग बताऊंगा तो अब आपको इसका रूल का मतलब समझ में आएगा। और उसके लिए एक चीज़ बनाई गई, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नंबरिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है FG, मतलब FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद ब्रांच। ये ऑर्डर होता है। अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जाए तो आपके लिए जो मेन कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर डिसाइड होता है इससे। तो मेन कैरेक्टर क्या होगा आपका, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अगर मान लिया कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, तो मेन कैरेक्टर ये होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ये ऊपर आता है। अगर ये चारों चीज़ें मौजूद है तो ये, मान लिया ये 3 चीज़ें मौजूद है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसको लेंगे। अगर ये और ये दोनों है तो इसको लेंगे। अगर सिर्फ ये है तो इसको लेंगे। चारों में कोई नहीं है अगर, तो फिर हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। अब देखिए, ये कुछ मैं एग्जांपल लेके आया हूँ नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे ये मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है। पहले आप देखा करिए उसमें कार्बन है कितने, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था मेथ आपको लगाना है। और उसके बाद आपको इसमें डबल बॉन्ड का कोई चक्कर है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का चक्कर है नहीं, तो इसका नाम हुआ मीथेन। अब आप इसमें देखिए 2 कार्बन है इसके अंदर और बॉन्ड सिंगल है, तो 2 के लिए हुआ एथ। और चूंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के केस में आपका नाम हुआ इथेन। फिर इसमें आइए 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, 3 के लिए नाम हुआ प्रोप। और बॉन्ड चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हुआ प्रोपेन। सिंपल। प्रोप बताता है कि 3 कार्बन है, एन बताता है कि उनके बीच सिंगल बॉन्ड है। इसमें आप देखिए 1 2 3 आपने किया, 3 कार्बन काउंट कर लिए, तो ये जो बच गई ना ये ब्रांच हो गई।
ये आपकी ब्रांच हो गई। इसको बोलते हैं CH3 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ये कितनी पोजीशन पर है? 2 पर है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखा फिर डैश लगाएंगे। 2 पोजीशन नंबर पे क्या है? मिथाइल है। तो पहले हमने ब्रांच लगा दी PAAS। P का मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ब्रांच के लिए होती है। पहले ब्रांच का नाम लिख दिया। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हुआ प्रोप, और फिर चूंकि इनके सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी इस तरीके से रूल आप लगाएंगे। अब इसे इसमें किया नंबरिंग 1 2 3 4। सबसे पहला काम है लार्जेस्ट, हमें कार्बन की चेन लेनी है 1 2 3 4। ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है। ये नंबर 2 पे देखिए ब्रांच आ गया, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, क्योंकि CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। फिर 1 2 3 4 4 के लिए हुआ ब्यूट, और फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। वैसे आप आई लिंक में जाके देखिएगा तो उसमें मैंने IUPAC का एक वीडियो बना के डाला हुआ है। 1 या 2 जो भी वीडियो हैं वो पड़े हुए आई में भी और डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो वहाँ से जाके आप और डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे क्लास 10th के पर्पज़ का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ IUPAC नेमिंग डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के बाद जो भी मैं 10th का वीडियो जब भी आएगा तो उसमें मैं नेमिंग को डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अब आप इसको नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। अभी 3 पर क्या हुआ? मिथाइल हुआ, तो इसका नाम हुआ 3 मिथाइल, और 5 के लिए हुआ पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो नाम हुआ पेंटेन। अब हम इस पे आए। अब जब इसका नंबरिंग हम करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच आ रही है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 2 पे आ रही ब्रांच। तो मैंने बोला था कि उधर से काउंटिंग करो जिधर से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लिस्ट नंबर मिले, इसीलिए नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे। ये आपको रूल क्लियर करेगा। तो क्या हुआ? 2 पे मिथाइल हुआ, 2 मिथाइल, और 5 के लिए हुआ पेंट। आगे क्या किया? एन लगा दिया, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब मान लीजिए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, 2 कार्बन है तो एथ लग गया, और एथ के बाद ईन लग गया, नाम बन गया इथीन। ईन कब लगेगा? जब डबल बॉन्ड होगा। इसमें करना है, हमने देखा 3 कार्बन है, 1 2 3, इसका नाम हुआ। अब नंबरिंग इधर से करेंगे। नंबरिंग इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से कम नंबर मिले, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डबल बॉन्ड। एक मैंने भी आपको बताया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ब्रांच। फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर कोई है नहीं, इसलिए हमको इसका क्या नाम लिखना है? प्रोप 1 इन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 और 2 के बीच में है तो 1 और इन लगा दिया। इन का मतलब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसको हमने किया। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। इसका क्या नाम होगा? ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका नाम किया 2 कार्बन के लिए एथ हुआ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हुआ, इसका नाम बन गया इथाइन। इसका हमने नाम किया, इसका नाम बन गया प्रोपाइन। ठीक है, पोजीशन लिखना चाहो 1 पे लिख सकते हो। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, नाम क्या बन जाएगा? प्रोप 1 आइन। इसी तरीके से इसके लिए हमको करना है। अब आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, तो प्रेफरेंस किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं। तो नंबरिंग उस एंड से करो जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़े। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इधर से करने पर 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करने पर 3 और 4 के बीच में है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद 10th का वीडियो इंतज़ार करिएगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा। बहुत सिंपल वे में सारी नेमिंग क्लियर करूंगा। अब देखिए ये 3 नंबर पे ब्रांच हो गई, 3 नंबर पे ब्रांच हो गई, तो इसका नाम हुआ 3 मिथाइल। उसके बाद क्या हुआ? 1 2 3 4 5 का मतलब हुआ पेंट। फिर 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड हुआ तो पेंट 2 इन। देखिए जितने भी नेम आपको बता दे रहा हूँ उतनी आप प्रैक्टिस करिए। कोई बात समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट्स में ज़रूर डाल के पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। फंक्शनल ग्रुप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है वो होता है उसके अंदर का फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो उस कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है। हम एक
किसी भी इंसान को, ह्यूमन बींग्स को हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं। हम लोग अगर कोई काऊ होगी तो काऊ को हम लोग अलग पहचान लेंगे, डॉग्स होंगे तो हमको डॉग को अलग पहचान लेंगे। हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो वो एक ग्रुप से होती है, किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी उसके अंदर के किसी ग्रुप से होती है, उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। एटम का मतलब FCl, Br, I हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम में से OH हो गया, CHO हो गया, CO हो गया। मतलब एक सिंगल एटम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गिवन कंपाउंड। उसी को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम पहचानेंगे कैसे? एक तो फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी फुलफिल नहीं होती है। आप देख सकते हो, जैसे हम OH आपको बना के मैं दिखाऊं, जैसे मैंने बताया OH, बोला OH का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैसे बन जाएगा। बोला H की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, फुलफिल है। लेकिन O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, फुलफिल नहीं है। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप में एक फ्री वैलेंसी होती है। अगर इसकी वैलेंसी को फुलफिल करना है तो एक डंडी लगाना है। तो फंक्शनल ग्रुप इनकम्प्लीट चीज़ होती है। कंपाउंड कंप्लीट होता है, फंक्शनल ग्रुप इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो उसमें एक वैलेंसी फ्री होती है। तो OH जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप may have और may not have कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है उसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो सकता है उसके अंदर कार्बन भी ना हो, हाइड्रोजन भी ना हो, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक एटम का होना, कम से कम एक एटम का होना ज़रूरी है। जैसे CH3 और C2H5 है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। इसका नाम मिथाइल है और ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, एक वैलेंसी फ्री होती है। एल्केन से अगर हम एक H निकाल देते हैं तो वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। और ये मैंने बता दिया कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इनके मैंने नाम लिख दिए। ये हैलाइड्स हो गया, जैसे F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड, OH है तो एल्कोहल, याद करो इसको मेरे साथ, OR है तो ईथर, R एल्काइल ग्रुप हो गया, CHO है तो एल्डिहाइड, CO है तो कीटोन, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 है तो अमाइन या फिर 1 डिग्री अमाइन, SO3H है तो सल्फोनिक एसिड। और ये फंक्शनल ग्रुप को जब हम नेमिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के लिए पहचान के लिए हमें सफिक्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे OH है तो OH के लिए हो गया ऑल, थोड़ा नाम से आइडिया लगाइए। एल्कोहल, OH होता है एल्कोहल के लिए, एल्कोहल लास्ट में OL होता है, ऑल लगा दिया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नाम आपने याद कर लिया, शुरुआत में क्या है? AL है तो एल्कोहल में लास्ट वाला लिखा, एल्डिहाइड में पहले वाला लिखा अल। कीटोन, कीटोन के लास्ट में ONE आया, इसका ONE लिख दिया। फिर COOH आया, COOH जो आता है, COOH का अगर नाम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, O ले लीजिए यहाँ से और लास्ट का इक एसिड ले लीजिए, ओइक एसिड। ओइक एसिड इसका सफिक्स है। NH2 के लिए अमाइन हो गया, अमाइन हो गया हमारा। SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड हो गया। और एक बात और ज़रूरी है कि FCl, Br, I इनके लिए, इनको हम हैलोजन है ये, और इनके प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। ऑल्दो दीज आर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जब नेमिंग की बात होती है तो इनके फंक्शनल ग्रुप के लिए, इनके लिए सिर्फ प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। उस प्रीफिक्स का नाम है हेलो, उस प्रीफिक्स का नाम है हेलो। हेलो जनरल टर्म है और उसमें अगर F होगा तो फ्लोरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो। ये प्रीफिक्स होते हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है भैया, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चंस पे आते हैं। उस आर्टिकल के बाद का जो क्वेश्चंस हैं आप NCERT बुक में देख सकते हो। तो पहला सवाल ये है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। अगर हम पेंटेन की बात करें तो सबसे पहला काम है पेंटेन का फार्मूला बनाना। पेंटेन का फार्मूला बनाना, फार्मूला आपको पता है एल्केन का CnH2n+2 होता है, n = 5 पुट कर दीजिए।
ये बन जाएगा C5H12, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये इसका फॉर्मूला बन गया। वैसे एन है तो सारे बॉन्ड सिंगल बनेंगे। अब हमको इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। देखिए पहले आप एक ये बना दीजिए, 5 बन गए। उसके बाद आपने 4 करके एक यहाँ पे ब्रांच लगा दी। उसके बाद आप किसी भी तरीके से बनाओ, ये 3 तरह के आपके ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर H लगा के इसको बनाएं, चूँकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका काम समझ में आ जाएगा आराम से। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये CH3 हुआ, CH हुआ, CH3 हुआ, CH2 हुआ, CH3 हुआ, और ऐसे यहाँ पर आप भरेंगे CH3C, CH3। ये थोड़ा बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ इसको। देखिए बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है, इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मगर अब वीडियो चूँकि ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिएगा। ये देखिए 3 इसके आइसोमर्स बने, इसके 3 बने 3 चेन आइसोमर्स हैं। और ये जो आइसोमेरिज्म होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन भी होता है, पोजीशन भी होता है। आप देख सकते हो कि इन सभी के फॉर्मूले C5H12 है, लेकिन इन सभी के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप ये 3 चेन पे ध्यान दीजिए, इसके अलावा चौथी चेन नहीं बन सकती है। अगर आप कोई चेन बनाओगे तो उसका फॉर्मूला C5H12 नहीं आएगा। तो ये 3 इसके आइसोमर बनेंगे। और अगला सवाल है, दूसरा सवाल है इसका, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to the huge number of carbon compound we see around us। हमारे आसपास इतने सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, उनका क्या कारण है? तो उसका जो हमारा आंसर होगा, मैंने अभी इसको बता भी चुका हूँ इसी वीडियो में, मैं इसको बस ब्रीफली लिख देता हूँ। एक तो कैटेनेशन है, और दूसरा कार्बन इज टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और दूसरी बात है कि इनमें आपस में चेन बनाने की टेंडेंसी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके लिए मैं इसको ज़रा साफ कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक बड़े डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहते हैं, खट-पट पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस आपको सुनाई पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अभी आप देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखिए बहुत बढ़िया है। अब मैं अगर इसके टुकड़े करूँ नाम के, आपको मैं साइक्लोपेंटेन के टुकड़े करके दिखाता हूँ। साइक्लो मतलब साइक्लिक होगा, पेंट का मतलब 5 होगा, एन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। अभी मैं साइक्लिक अगर बनाना है तो देखिए ये मैं 5 आपको ये बना के दिखा देता हूँ। अब आप इसमें H लगा लीजिए, 2 डंडियाँ लगी हैं, 2H ये हो गया, 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 और कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं होगा। ठीक है। अब आप इसमें अगर हम चाहें तो इसको देखिए, आप H H ऐसे करके दिखा दीजिए, H H ऐसे करके दिखा दीजिए। अब आपको इसके चूँकि डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं तो थोड़ा आर्टिस्टिक आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा आर्ट आपको लगानी पड़ेगी। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 4 इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन 1 होता है, इसका 1 ही होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कार्बन से शुरू करें, अब इसे मिलेगी, ये कार्बन हमने यहाँ से शुरू किया, ये कार्बन लिखा हमने, अब एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया, एक इसका दिखा दिया, एक इसका दिखा दिया। ये देखिए बॉन्ड को देख के बनाई। अब कार्बन से इधर कार्बन एक है, अब एक कार्बन है, अब एक कार्बन का इसके तो हम डॉट से दिखा रहे हैं, इसके हम डॉट से दिखा रहे हैं, इसको हम क्रॉस से दिखा देंगे। इस कार्बन के साथ क्या हुआ, देखिए एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है। अब पहले आप क्या किया करो कि सारे एटम लिख लो, सारे देखिए मैं एटम लिखे ले रहा हूँ। कार्बन हो गया, उसके बाद ये देखिए कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, फिर इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया, एक ही हाइड्रोजन हो गया है ना, फिर ये कार्बन हो गया, फिर एक ही हाइड्रोजन हो गया, एक ही हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। अगर आपको डॉट क्रॉस कंफ्यूज कर रहे हैं तो सबको डॉट से ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक इसका इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन का है, एक इसका है तो एक इसका है। इस कार्बन के बीच देखिए, इस कार्बन के बीच
एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया। इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इस कार्बन इसके बीच एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन इसके बीच एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के आप देख सकते हो 1 2 3 4 सबके 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। इसके बीच में देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसके बीच में एक इसका है, एक इसका है। इसके बीच में जितनी आपको डंडी मैंने बताया है, एक बॉन्ड एक डंडी का मतलब 2 बिंदी होती है। पहले आप इसको बनाया करिए, फिर ये बनाया करिए। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी आप देखिए एक यहाँ पर एक इसका है, एक इसका है। इसी तरीके से एक इसका है, एक इसका है। थोड़ा इसको दूर बना दें, थोड़ा साफ बनेगा। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका। अब आपको गोले बनाने हैं। अभी आपने गोले बनाए, एक ये बनाया, एक आपने ये बनाया। पहले आप हाइड्रोजन के बना लीजिए, ज़्यादा आपको कन्वीनियंट लगेगा। पहले आप सारे हाइड्रोजन के बना लीजिए। ये देखिए सारे आप हाइड्रोजन के बना लीजिए। जितने भी आपके हाइड्रोजन के हैं पहले आप उनको बना लीजिए। जितने आपके हाइड्रोजन के उनको आप बना लीजिए। हाइड्रोजन 2 ही करता है सिर्फ। अब आप कार्बन के बनाइए, बहुत सफाई से बनाना है। ये जैसे कार्बन है तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये देखिए गोला आपका ये बन गया, आपका गोला बन गया। ये टीचर लोग देते हैं, आपको फंसाने के लिए देते हैं। अब जैसे दूसरा आपने ये बनाया, ये बेकार स्ट्रक्चर है, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है। आप खुद देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है यही केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये दिमाग का गंदगी है। ये देखिए फिर भी मैंने आपको बनाया है, ये देखिए। अब ये क्या समझ में आ रहा है, ये बेहतर समझ में आ रहा है। हमको गिनने हैं, इस कार्बन के गिनने हैं। 1 2 3 4 डंडी, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके 8 हो गए, सबके आप गिन सकते हो। फिलहाल मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बता दिया आपको, जिसमें बनाना था व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अगर मैं आपको मान लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको लिखना पड़े तो आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, C5 हो गया, और H हो गए 10, C5H10। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये जो तुम्हारा बना हुआ है ये आपका ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो हमको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें देखिए दोहरा काम है। एक तो पहले आपको फॉर्मूले बनाने हैं, जैसे आप देखिए मैं टुकड़े कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस पड़े। इथेनोइक एसिड का पहले हमको फॉर्मूला बनाना है। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब उनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ओइक एसिड का मतलब COOH ग्रुप, एक किसी कार्बन को ही आप COOH बना दीजिए। अगर मैं और आपको इसकी बॉन्डिंग करके दिखाऊं तो COOH ऐसे बनता है। C की वैलेंसी होती है 4। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर COOH का याद कर लीजिए। इस कार्बन के साथ 1 2 3 H जुड़ेंगे, इसको हमने CH3 कर लिया, CH3 COOH बन गया। ये स्ट्रक्चर बन गया इथेनोइक एसिड का। दूसरा पार्ट ब्रोमोपेंटेन। देखिए जब भी कभी आपको स्ट्रक्चर से बनाना हुआ करे तो अब उस कंपाउंड में आप ये पहले सर्च किया करो। क्या सर्च किया करो? सर्च किया करो एन इन आइन वाला टर्म, ठीक है। एन इन आइन वाला टर्म सर्च किया करो, उसके आपको मिल जाएगा। जैसे आपने इसमें ढूंढा तो आपको ये दिखा ना, एन दिखा ना, ई नहीं दिखा, क्योंकि वो वॉवेल अगर होता है तो उसके बाद ई ड्रॉप कर दिया जाता है। ई के बाद अगर वॉवेल होता है तो ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका ब्रोमोपेंटेन है तो एन के पहले पेंट हुआ, तो अगर आपको पहले शुरुआत क्या करनी है, एन इन आइन के पहले वाले टर्म, क्योंकि उससे आपको कार्बन मिल जाएंगे मेन चेन, और एन है तो ये सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। उसके बाद सिर्फ ब्रोमो लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रोमो लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रोमो में एक यहाँ पर भी आर आप लगा सकते हो,
एक आप यहाँ पे लगा सकते हो Br, एक आप यहाँ पे लगा सकते हो Br। फिलहाल अगर हम चेन आइसोमर की बात करें तो इट हैज़ 3 पोजीशन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर तो बहुत सारे बन जाएंगे, ज़्यादा है नहीं आपके इस लेवल पे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इट हैज़ 3 पोजीशन आइसोमर्स। अब आप देख लीजिए ध्यान से कि ये आपका एक हो गया। अब इसमें H लगाना है हमको भी, एक डंडी, एक कार्बन से 2 डंडियाँ लगी हैं, तो ये CH2 हुआ। अब मैं जल्दी भरे दे रहा हूँ कि वीडियो का टाइम बढ़ता जा रहा है और आपको मैं सिखा चुका ही हूँ, आपको मैं लिख दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखो। नहीं आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। ये ठीक है, ये हमने बना दिया। ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर, तो यस पॉसिबल है। इट हैज़ 3 पोजीशन आइसोमर्स। ये पोजीशन आइसोमर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड? इन कंपाउंड के नेम कैसे लिखोगे? आईयूपैक नेम है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1,2। ये ब्रांच में ही लिया जाता है। 1 ब्रोमो, 2 के लिए हुआ एथ और उनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। आप जब भी नेमिंग करो तो पास के कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, बाकी मैं बनाऊंगा इसके लिए वीडियो। इस पे हमारा ये CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन का हुआ मेथ, एन अल। अब आप देखिए ANE होता है, E को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि उसके बाद अल है, वॉवेल है A, इसलिए E को ड्रॉप करना पड़ा। और इसमें ये डैश नहीं लगाया जाता है इन जनरल, इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा मिथेनल। और इसको हमको नेम करना है 1 2 3 4 5 6, जिसका नाम 6 के लिए हुआ हेक्स, फिर 1 पर आइन, हेक्स 1 आइन। ये हमारा जो एक्सरसाइज था, ये उसका क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है, जितने टॉपिक हो गए हैं उन पे बेस्ड। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है 6 कोवेलेंट बॉन्ड। इसके लिए पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए C2H6 है, पहले आपने 2 कार्बन बना लिए, उसके बाद 3 H इधर जोड़ने हैं वैलेंसी के हिसाब से। देखिए मैंने जोड़ दिया, ये देखिए जोड़ दिया मैंने। उसके बाद चेक कर लीजिए सबकी वैलेंसी फुलफिल है कि नहीं। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, सबकी फुलफिल है। अब उसके बाद आपको कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने, डंडियाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। 7 बॉन्ड इसके अंदर हैं। उसके बाद ये ब्यूटेनोन, नोन का मतलब ONE, ONE का मतलब कीटोन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप दिस। वैसे ब्यूटेनोन का ये फॉर्मूला होगा 1 2, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, बाकी आपने H लगा दिए। अगर आपको कोई इससे और भी कोई क्वेश्चन पूछता तो आप कर सकते थे, मसलन उसमें कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, कितने ऑक्सीजन हो सकते हैं, कितने कार्बन हो सकते हैं, सब पूछ सकता था। ये सेकंड आपका क्वेश्चन हुआ। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज ब्लैकेंड। आप देखते हो कि कभी कभी हम चीज़ों को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो आपको देखते हैं कि बर्तन काफ़ी काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो वो ब्लैक जब हो जाएगा तो मतलब सूटी फ्लेम है। सूटी फ्लेम का मतलब है इनकम्प्लीट कम्बशन है, इनकम्प्लीट कम्बशन है। तो इसका मतलब हुआ द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, इसका ये पार्ट बी हुआ। ठीक है। और एक्सप्लेन द नेचर, अच्छा ये जैसे लिखा है द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। फ्यूल इज वेट, फ्यूल अगर वो है तो उससे तो धुआं निकलेगा, उससे तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी, तो धुआं धुआं आपको निकलता दिखेगा। फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली होगा तो ब्लैक होगा नहीं वो। ठीक है, जब फ्यूल इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तब ये वाला हमारा पॉइंट होता है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। अब आपको CH3Cl के लिए बनाना है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पूरा चैप्टर पढ़िए आप, पूरा चैप्टर।
जब मन करे पढ़िए आके और इस चैप्टर को तैयार करिए। अब आप देखिए जो मैं आपको चौथा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये कंपाउंड है CH3Cl। देखिए बना लेते हैं। C के साथ देखिए 3 H जुड़े हुए हैं और ये Cl बना लिया। सबके आपको चाहिए होंगे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग होती है 2,4, 4 की ज़रूरत है। हाइड्रोजन 1 की ज़रूरत है। Cl होता है 17, 2, 8, 7 की ज़रूरत है। चलिए बनाते हैं। C बनाया, H बनाया, H बनाया, H बनाया, Cl बनाया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन C ने दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया, एक इसने दिया C ने, एक H ने दिया, एक C ने दिया, एक Cl ने दिया, एक C ने दिया, एक H ने दिया और Cl के पास टोटल 7 है, एक दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप चलिए घेरे बनाइए। ये देखिए H का हो गया, H का हो गया, H का हो गया और उसके बाद ये देखिए आपका Cl का हो गया। आप गिन सकते हो Cl के 2, 2, 2, 6 और 2, 8 और फिर लास्ट में ये बन गया आपका, ये देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इसका हो गया डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें आपको नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझाना है। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख गया कि इसमें ये दिखाएंगे कि ऑल बॉन्ड्स इन CH3Cl आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप देख सकते हो कि जितने भी बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन में। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक H2S। देखिए बहुत सारे मुझे क्वेश्चन दिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिखे हैं जो इसी पर बेस्ड हैं और आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए मैं 5वें का ए लेता हूँ, इथेनोइक एसिड। फिर से देखिए शोर होने लगा है लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। इथेनोइक एसिड है, एथ है, 2 कार्बन हुआ, एन है, सिंगल बॉन्ड हुआ। ओइक एसिड है तो ये COOH हुआ, ऐसे इसकी बॉन्डिंग होती है। C के साथ आप 3 H जोड़ दीजिए इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, इनके डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ऑक्सीजन कोर बना लेते हैं, 6, 8 होता है ऑक्सीजन का। इसके लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना होता है, ये बनाना होता है, ठीक है, और फिर ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। उसके बाद आप सबके एक डंडी लगी है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का हुआ, एक इसका हुआ, एक कार्बन का हुआ, एक H का हुआ, एक कार्बन का हुआ, एक इसका हुआ। इन दोनों में एक कार्बन का हुआ, एक इधर वाले कार्बन का हुआ। अब इधर वाले कार्बन को हम दिखा रहे हैं क्रॉस से। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड का मतलब है 2 इसके हैं इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन के हैं। फिर इधर एक सिंगल बॉन्ड बना तो एक इसका हो गया। इसको क्रॉस से दिखाया तो बगल वाले को डॉट से दिखाया। इसके बाद इसको है, और इसको एक बार बनाने के बाद चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, आपको चेक कर लेना चाहिए। अब जितने जैसे एक डंडी है तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 इधर बन गए और सबका प्रॉपरली बनना चाहिए। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो भी बनाने होंगे। तो अब हम इसे, कार्बन के पास तो 4 ही होते हैं, कार्बन के तो 4 बन जाते हैं हमेशा, लेकिन ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, 6 होते हैं। देखिए ऑक्सीजन के 2 बने हैं, तभी 2 और बनाइए, 4 मतलब और बनाइए। इस ऑक्सीजन के 2 बन गए हैं तो 4 और बनाइए, ठीक है। अब उसके बाद आप गोले लगा लीजिए। देखिए ये गोला लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया। ऐसे ही आप इधर लगा दीजिए, ऐसे ही आप इधर लगा दीजिए, ऐसे ही। अब इसका O का लगाना है, देखिए ये O का गोला लग गया। उसके बाद ये वाले कार्बन का लगाना है तो ये देखिए ये गोला लग गया, ये गोला थोड़ा इलेक्ट्रिकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका लगाना है और इससे क्या है कि आप गोले से बस केवल गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। और मैं कहता हूँ आप यहाँ से और अच्छे से काउंट कर सकते हो। आप देखिए जैसे कार्बन के गिनेंगे तो 2 to 4 to 6 to 8। इस कार्बन के गिनेंगे तो एक डंडी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 to 4 to 6 to 8। इसमें भी वही गिन रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया इथेनोइक एसिड का। अब बी नंबर पे देखो क्या है, बी नंबर पे H2S है ना,
S जो होता है 16 होता है, 16 का मतलब हुआ 286, मतलब लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये सल्फर बनाया, ये H बनाया, ये H बनाया, H की वैलेंसी 1 कर दी, H की वैलेंसी 1 कर दी, ठीक है। अब सल्फर की 2 हो गई। अब सल्फर के पास अभी बचे इलेक्ट्रॉन, 2 तो 2 ही है इधर सिर्फ, लेकिन अभी ये देखिए 2 बचे हैं। अब मैं इसका वो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए H लिखा, S लिखा, H लिखा, इसको डॉट बना दिया, इसको क्रॉस बना दिया, इसको डॉट बना दिया, इसको क्रॉस बना दिया। इसके लास्ट शेल में 6 होते हैं, 2 ही बने हैं, अभी और बना देते हैं हम, और बना देते हैं। ये देखिए ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब आप इसको बनाइए, देखिए ये बन गया, इसको बनाइए, ये बन गया, इसको बनाइए, ये बन गया। सबके गिन लीजिए, सबका ऑक्टेट पूरा है। ये आपका B नंबर पे हो गया। अभी हम जरा इसमें D नंबर का और बना देते हैं। D नंबर का जगह है F2, F होता है 9, तो 2,7। अब F2 बनाना है, F बनाया, F बनाया, एक वैलेंसी होती है, एक डंडी लगा दी। इसको देख के बनाना है, F बनाया, इधर बना देता हूँ, कुछ कट जाए तो क्या फायदा। देखिए F बनाया, F बनाया। अब पहली बात है कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, एक डंडी लगाई थी, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो अभी क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, और होते कितने लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो आपने बनाया, अभी बचे कितने, 6 बचे, बना लीजिए आप। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसके हो गए। इसका एक बनाया था, ये देखिए 7 हो गए। अब आपको गोले लगाने, देखिए ये गोला इसका बन गया, ये गोला इसका बन गया, ये बन गया आपका F2 का। और उसके बाद एक C नंबर पे है प्रोपेनोन। C नंबर पे प्रोपेनोन के भी हम टुकड़े कर दें, प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। अभी प्रोपेनोन का अगर हम बनाएंगे तो प्रोप का मतलब है 1 2 3 कार्बन हो गए। उसके बाद क्या हो गया, सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे। और कीटोन है तो यहाँ पर हमको एक डबल बॉन्ड वो लगाना पड़ेगा। अब H लगाना है, इस पे देखो H लगेगा नहीं, इस पे वैलेंसी 1 2 3, सब खेल वैलेंसी का है। ये फॉर्मूले बनाते समय में वैलेंसी का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए H लगा दिया हमने, ठीक है। अब मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अब मैं इसका आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये हमने C बनाया, ये C बनाया, ये C बनाया, ये H, ये H, ये H, ये O, ये H, ये H, ये H। अब जितने बॉन्ड इसके अंदर बने हो उनको पहले बना लेते हैं। C पे एक डॉट, एक इसका H का, एक डॉट, एक इसका डॉट, एक ये, सर के सारे बन गए। अब C का बनाना है, एक इधर बनाए। अब ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 इसके हो गए, तो 2 इसके हो गए। और O के पास 6 होते हैं, तो इसके पास 4 अभी और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। फिर इस C और इस C के बीच में क्या हुआ, एक इसका हुआ, एक इसका हुआ। इस C और H के बीच में क्या होगा, ठीक है ना। बस दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए डॉट क्रॉस लगाते हैं। अब आप गोले लगा दीजिए। देखिए ये गोला, पहले आप किनारे किनारे वाले गोले लगाया करिए। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। उसके बाद इस O का देखिए लगा, ये देखिए 8 हो गया इसके पास, O के पास। अब इस C का लगाना है हमको, ध्यान से लगाना है। ये भी ध्यान रखा करो कि 8 करने हैं आपको। ये देखिए 8 हो गए, इस O के हो गए। अब इस C का बनाना है तो 2 2 2 2 8 हो गए, तो इतना आपका ये बन गया आपका। देखिए ये देखिए बन गया आपका। अब इस C का बनाना है आपको, तो देखिए 2 2 2 और 2। ये आपका प्रोपेनोन का डॉट स्ट्रक्चर बन गया। फिर मैं बताता हूँ, इससे बेहतर ये होता है। फिर भी आप प्रैक्टिस करिए। स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बुक में आपको ये क्वेश्चंस दिए गए डॉट स्ट्रक्चर के। शायद अपने इंडिया में साइंस केमिस्ट लोगों को लगता है कि ये करने से बच्चा सीखेगा। मुझे बिल्कुल बकवास लगता है। इससे बच्चा सीखेगा, इससे नहीं सीख पाएगा। व्हाट इज़ द होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। इसका तो स्क्रीनशॉट बनता ही बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है इसका। तो अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के लास्ट फेज में आ गए हैं। और देखिए करीब करीब मैंने इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ थोड़े से लर्निंग क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। मैं चाहूँगा कि वो आप खुद करें, क्योंकि मेरा एक नियम है कि जितने भी
चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं 2 4 5 छोड़ता हूँ आप स्टूडेंट लोगों के लिए, आपको नहीं है आप कमेंट्स में पूछिए। 4.3 जो आर्टिकल है उसमें हेडिंग पड़ी हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किन किन कंपाउंड से क्या क्या रिएक्शन करते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है, थोड़ा और दिया होता है एनसीईआरटी में तो बेहतर होता, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो इसमें से पहली प्रॉपर्टी कम्बशन है। कम्बशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज़ को बर्न करा देना, जला देना पूरा। इसमें होता सिर्फ ये है कि जो कार्बन होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, H जो होता है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। कम्बशन में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। जैसे आपने CH4 लिया प्लस O2 लिया, आपने कहा इसको जला दीजिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा H2O बनाएगा। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा बैलेंस करना, कार्बन कार्बन बैलेंस हो गए। नहीं आता हो तो बैलेंसिंग का एक आई पे आप जाइए लिंक पे, या फिर आप उस पर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड वीडियो बैलेंसिंग करने का। वो मैंने 10th के मतलब का ही बनाया था। तो CH4 प्लस O2 के लिए CO2 प्लस H2O, चलिए मैं बैलेंस कर देता हूँ और बैलेंस करने की टेक्निक नहीं बताऊँगा, आप किसी को भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने C2H6 को किया, अगेन कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट होगा, बैलेंस कर लीजिए हमने यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे ये 7/2 आएगा। ये 7/2 अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। इसमें आप ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन लिख सकते हो जिनमें या तो कार्बन हाइड्रोजन हो या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। जैसे मान लीजिए आप CH3COH इसको आप जलाते हो तो क्या बनेगा, कार्बन है तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा, और O से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, O तो यहाँ पर भी है। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन इधर है, ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 कर लिया, ये देखिए बैलेंस हो गया। आप इथेनॉल को गर्म करेंगे, बर्न करेंगे, C2H5OH प्लस O2, सभी कोई भी रिएक्शन कर सकते हो आप। अब इसमें कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन जो है वो H2O में कन्वर्ट होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 कर लेंगे, फिर इसमें आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी कंपाउंड का कम्बशन करा सकते हो। कम्बशन में कुछ बातें हैं, जैसे आप सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन कराओगे तो एक आपको बहुत क्लीन सी फ्लेम मिलेगी, साफ़ सुथरी नीली टाइप की फ्लेम मिलेगी आपको। अगर अनसैचुरेटेड कराओगे तो ये थोड़ा येलो सी मिलेगी, और कुछ ब्लैक, जहाँ पर भी मटेरियल होगा कोई भी उसके आसपास जो भी सरफेस होगी उसको थोड़ा ब्लैक कर देगी। और जो इनकम्प्लीट कम्बशन होगा उसमें ज़रा काला काला सा धुआं निकलेगा, सूटी फ्लेम आपको मिलेगी। कहीं पर भी आप देखिए काफ़ी काला काला धुआं निकलता है तो वो सूटी फ्लेम है, इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये हमारा पहला वाला जो टॉपिक है वो हो गया जिसको कहते हैं कम्बशन। अब हम कम्बशन के मैंने सब लिख लिया है कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, मैं उन चीज़ों को डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं समझ में आए आप ज़रूर मुझे पूछिए, मुझे बताइए किस पे वीडियो आप चाहते हो, आप लोगों पर डिपेंड करता है। 4.3.3 एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन पहली बात तो आप समझिए, एडिशन टेक्स प्लेस एट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। एक बात आप ये ध्यान रखिए। दूसरी बात आप एक और ध्यान रखिए, हालांकि आपके क्लास के ऊपर की चीज़ है ये, एडिशन रिएक्शंस आर गिवन बाय, कौन देते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन। आप ये 4 याद कर लीजिए, आपके 12th लेवल तक काम चल जाएगा। एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन,
ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। चलिए मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है इथीन, इसकी हमने हाइड्रोजन के साथ कराई और ये निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई। ये वाला बॉन्ड देखिए टूट जाएगा, H2 के 2 टुकड़े कर दीजिए, एक H इधर जोड़ दीजिए, एक H इधर जोड़ दीजिए, मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3। अगर और आपको क्लियर करना हो इस रिएक्शन को तो मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा ज़रा ध्यान से। सब सारा खेल वैलेंसी का है। ये H2 है, यहाँ पे निकिल आपने पास किया, जहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अगर यहाँ पर आपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो आपके पास वैलेंसी पूरी नहीं होगी। आप गिन सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी 3 ही बची है। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड टूटते ही, यानी अगर एक आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो आपको 2 नई वैलेंसी पैदा करनी पड़ेंगी। एक बॉन्ड टूटा तो 2 वैलेंसी फ्री हुई और दोनों पे एक एक H जुड़ गया। आप देख सकते हो कि ये आपका इथेन बन गया। तो ये जैसे आपका एक एक रिएक्शन हो गया। एक मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये होता आपका, ठीक है, मैं वैसे ही लिखूँगा कंडेंस्ड फॉर्म में CH। आप समझ जाओगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने फिर निकिल कैटलिस्ट लिया, इसका नाम है इथाइन। एक बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर एक H इधर, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। अब अभी इसमें रिएक्शन और आगे जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक बॉन्ड डबल बाकी, डबल या ट्रिपल होना चाहिए। तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर H2 जुड़ेगा, फिर H2 जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ जोड़ देना, एक H यहाँ जोड़ देना, बनेगा CH3। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वाले मैंने आपको 4 कंपाउंड दे दिए। अब एडिशन का मतलब होता है कोई कंपाउंड आके जुड़ जाएगा, कुछ निकल नहीं रहा है। अब होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ज़्यादातर कंपाउंड जो रिएक्शन देते हैं वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज़्यादातर रिएक्शन कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। वन एटम और ग्रुप is replaced by other atom or group, replaced by other atom और ग्रुप। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर, ज़्यादातर अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादातर हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नज़र आएगी। एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए ये आपका है मीथेन, दिस इज़ मीथेन। इसकी रिएक्शन हमने देखिए क्लोरीन से कराई और ये H न्यू, ये न्यू है, इसको बोलते हैं NEU, न्यू। और ये रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड का फ्रीक्वेंसी, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ये सनलाइट है, सनलाइट के लिए हम लोग ये H न्यू लिख देते हैं, सनलाइट के लिए ये सिंबल बना देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ये H है ये हटेगा और एक Cl आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा कहानी, CH ऐसे रहा, एक यहाँ पर देखिए Cl आ गया। अभी क्या किया, H के साथ एक Cl निकला बाहर, तो इसको हमने प्लस यहाँ पर HCl दिखा दिया। अब इसको यहाँ पर प्लस HCl की बजाय हम इसको एरो पे ही लिख सकते हैं HCl। फिर हमने क्या किया, बोला अभी भी कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, तो हमने फिर एक रिएक्शन कराई अगले स्टेप में Cl2 से। फिर अब क्या होगा, एक H और हटा दीजिए, एक H और जब हटाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर एक Cl और आ गया और एक HCl निकाल देंगे। क्यों, H के साथ एक Cl जुड़ेगा जाके। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, फिर हमने एक Cl2 लिया, फिर एक HCl निकला, एक यहाँ से हटा दिया। अभी क्या हुआ, Cl H, और फिर हमने एक Cl2 से कराया, HCl निकला, ये H निकल गया, C के साथ
Cl 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 Cl। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके की होती है। यहाँ पर H इज रिप्लेस्ड बाई Cl, H की जगह पर Cl रिप्लेस हो रहा है। एल्केन की प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि एल्कीन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है, देखिए ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट ज़रूरी है, इसको आप समझ लीजिए कि जो एल्केन है, एल्केन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है, एल्केन की मेन प्रॉपर्टी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि एल्कीन और एल्काइन की होती है मेन प्रॉपर्टी। ये पॉइंट ज़रूरी है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको लग रहे हैं, इग्नोर मत करिए, इसको पढ़िए अच्छे से। उसका जो मेन प्रॉपर्टी होती है एल्कीन और एल्काइन की वो होती है एडिशन रिएक्शन, और एल्केन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग अपने चैप्टर के आखिरी आर्टिकल पे आ गए, आर्टिकल 4.4, जिसमें इन लोगों ने दो कंपाउंड चुने हैं, दोनों बड़े मज़ेदार हैं। एक कंपाउंड इन लोगों ने चुना है इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। मैं आपको इथेनॉल के बारे में बताता हूँ। ये हमारा 4.4 आर्टिकल है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, और उसमें इथेनॉल लिया गया है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ इसको सडेनॉल इथेनॉल। इथेनॉल इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, और दारू में, एल्कोहलिक बेवरेजेस में, यानी कि विस्की में, रम में, जितने भी शैम्पेन हैं, वाइन, कोई भी वाइन, किसी भी तरीके की आप एल्कोहलिक बेवरेज ले लीजिए, बियर ले लीजिए, सबके अंदर का जो मेन कंटेंट है वो इथेनॉल है। इसके अलावा जो स्पिरिट होती है वुंड्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, वो भी स्पिरिट होती है। इसके अलावा आप आजकल देखते हो सैनिटाइज़र्स हैं, उसमें भी कहीं कहीं पर हम स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक सैनिटाइज़र का काम करती है। वैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज़्यादातर सैनिटाइज़र में यूज़ किए जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए उसको यूज़ नहीं करते हैं लोग, नहीं तो सैनिटाइज़र कोई लोग पीने लगेंगे। तो इथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, आपके डीओज में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर कफ सिरप में इथेनॉल यूज़ किया जाता है, शायद इसीलिए इसके बारे में हमको दिया गया है। तो इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे एक रिएक्शन इसकी है सोडियम के साथ में विद Na। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, C2H5OH प्लस Na। अभी होगा क्या कि ये वाला H हट जाएगा, उसकी जगह पर Na आ जाएगा, और कभी बच्चों H कभी नहीं निकलता है, हमेशा H अगर कभी निकले तो अब H2 निकालो उसको, और अब आपको इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। जैसे हम इसको, एक तरीका मेरे पास है, मैं हाफ कर देता हूँ, ये बैलेंस हो गया। ये हमारा कंपाउंड है इथेनॉल, और इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। अब आपको अगर ये बैलेंसिंग नहीं अच्छी लग रही है तो आप क्या करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 2C2H5OH प्लस 2Na इक्वल टू 2C2H5ONa, और 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो दोनों में आप कैसे भी उसको लिख सकते हो, है ना। और दूसरी जो इसकी रिएक्शन है, एक कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में है, इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से वाटर भी निकलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका CH3CH2OH, इसको हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना है। जब हम हीट करेंगे तो देखो, एक ये OH निकल जाता है और एक यहाँ से एक H निकल जाता है। यहाँ से अगर H निकलेगा तो ये क्या बचेगा, CH2 बचेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी एक CH2 बचेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड, जैसे आपने डबल बॉन्ड क्यों लगाया, बैलेंसी पूरा करने के लिए। अब आप अगर आप समझेंगे कि अगर यहाँ से आप इस कार्बन से एक OH निकाला और इससे H निकाला, अब आपका बचा क्या, ये बचा ना, तो ये इससे तो वैलेंसी भी तो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, ये आपका डिहाइड्रेशन है।
ये आपका इथेनॉल है और ये आपका है इथीन, और कंसंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड, ये यहाँ पर आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है आपका ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि एक तरफ इथेनॉल है, पी लिया, दारू चढ़ा ली, अब टुन्न हो गए बिल्कुल से, अब उतर नहीं रही है। उतारने के लिए बोला कोई खट्टी चीज़ ले आओ, अचार वचार ले आओ, कुछ नहीं मिले तो सिरका यानी विनेगर ले आओ, विनेगर पिला दो, उससे उतर जाएगा। तो पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में यही पसंद किया गया इथेनॉल कि नशे में टुन्न हो जाओ, इथेनोइक एसिड चढ़ जाए तो उसको उतार लो। खैर ये तो मजाक की बात हुई। CH3COOH इथेनोइक एसिड है, इसकी मैं रिएक्शन एक आपको करा रहा हूँ। देखिए CH3COOH प्लस Na सोडियम के साथ, अभी एनसीईआरटी में नहीं दी है फिर भी इसको भी कर सकते हो जैसे OH के साथ किया था। अब आप देखिए H हटेगा और इसमें यहाँ पर CH3COONA आ जाएगा और प्लस यहाँ पर बन जाएगा हाफ H2। नहीं अच्छा लगे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 CH3COOH प्लस 2Na इक्वल टू 2 CH3CONA प्लस H2। इसका नाम अगर एसिटिक एसिड है तो ये है सोडियम एसीटेट। ये आपका क्या है, सॉल्ट है। ये एसिड है, ये हो गया सॉल्ट आपका, ठीक है। उसके अलावा एक रिएक्शन है इसकी ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हमको ईस्टर मिलता है और वाटर मिलता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी दोनों डायरेक्शन में चलती है। इससे ये बनता है फिर इससे ये बनता है, ये प्रोसेस जारी रहता है। अब जैसे मान लीजिए हमने CH3COOH, ठीक है, आप सिरके की आपको विनेगर की आपको स्मेल पता है कैसी होती है, C2H5OH, इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो कुछ बूंद, रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, CH3CO के बाद ये वाला O लगाना, फिर C2H5 लगाना, तो बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस आपको इथेनॉल की तो स्मेल स्पिरिट की तो बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, अच्छी नहीं होती है। एसिटिक एसिड की भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये बन गया ईस्टर। इसका नाम है इथाइल एसीटेट और इसके अंदर होती है फ्रूटी स्मेल। तो कमाल है नेचर का भी, न तो इसमें अच्छी स्मेल न इसमें अच्छी स्मेल, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद बड़ी अच्छी स्मेल तैयार हो जाती है। ये हमारा ईस्टर बनता है। इसी प्रोसेस को हम ईस्टरीफिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया आपका। और फिर अब हम आते हैं ये हमारा लास्ट आर्टिकल चल रहा है, और उसके बाद हम आते हैं एक यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ईस्टर प्लस NaOH, इससे सोप बनता है। सोप बनने के प्रोसेस को ही हम ईस्टरीफिकेशन बोलते हैं। वैसे अच्छा ये हो कि हम इसको ऐसे लिखें कि हम कोई ऑयल या फैट ले लें, उसकी रिएक्शन हम NaOH या फिर KOH से करा दें, तो हमारा एक तो सोप बन जाता है और हमारा दूसरा बन जाता है ग्लिसरीन, और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सैपोनिफिकेशन। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल फ़िलहाल ले लेते हैं, और जो बुक में दिया है वो तो इस तरीके से दिया है, जैसे CH3COOC2H5 प्लस NaOH
ठीक है। तो अब इस पे हमारा एक जो कंपाउंड बनेगा, देखिए ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, तो बना CH3COONA प्लस C2H5OH। ये हमारा सोडियम एसीटेट है, ठीक है। जो हमारा असल में जो सोप होता है, इन सोप का मतलब है RCOONA। तो जो R ग्रुप होता है, हैव सो मैनी कार्बन। जैसे ये सोप नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट सोप। सोप से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, बट दिस इज नॉट सोप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, C15H31COONA, ये हमने ले लिया, इसका नाम है सोडियम पामिटेट, और ये अब आपका एक सोप हो गया। सोप हो या डिटर्जेंट हो, ये क्या होते हैं, क्लींजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्लींजिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट भी इनको बोलते हैं। इनका काम होता है साफ सफाई करना कंपाउंड्स की, ठीक है ना। तो मैं उसको भी बताता हूँ, लेकिन एक दो और रिएक्शन जरा मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने CH3COOH की रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट से, तो H की जगह पर Na आ जाएगा, CH3CONA बना। ये मत देखा करो कि यहाँ 2 Na है, क्योंकि H की वैलेंसी एक होती है, Na की भी एक होती है, तो एक ही Na जुड़ेगा। इसके अलावा H2O निकलेगा, इसके अलावा CO2 निकलेगा। बैलेंस आप लोग करोगे, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं ये ले लूँ, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या हो गया इसमें, CH3COONA, यहाँ भी H हटेगा, उसकी जगह Na आएगा, उसके बाद H2O बनेगा और CO2 बनेगा। इन रिएक्शन को आप खुद बैलेंस करिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मुझे इसको सम अप करना है जल्दी से। तो ये हमारा इसकी रिएक्शन हुई सोप की। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल पे, लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे सीधे, और वो है आपका क्लींजिंग एक्शन। तो मैं ज़रा पहले आपको समझा दूँ। क्लींजिंग एजेंट्स में सोप और डिटर्जेंट्स, दो चीज़ें आती हैं। अब मैंने सोप का भी आपको एग्जाम्पल लिया, C15H31, आप समझ सकते हो, CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर उसके बाद ये है तुम्हारा COONA। ये लंबी सी चेन होती है, ऐसे ही डिटर्जेंट में भी लंबी सी चेन होती है। इसीलिए जब इनका हम सिंबल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, इनका सिंबल ऐसे बनाते हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये लॉन्ग कार्बन चेन है, ये ऑयल के कांटेक्ट में आती है, ऑयल सॉल्युबल। और ये जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये इसका पोलर पार्ट होता है। ये वाला लॉन्ग कार्बन चेन है, ये नॉन पोलर होता है। ये ऑयल सॉल्युबल होता है और ये होता है पार्ट वाटर सॉल्युबल। कोई भी आपको अगर बनाना है तो इस तरीके से आप उसका डायग्राम बनाते हो। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये कपड़े को साफ़ करता है। तो आप एक बात समझिएगा कि कपड़े में जो गंदगी होती है वो ऑयल की वजह से होती है। किसी भी हिस्से में ऑयल होगा, उसी के अंदर गंदगी होगी, उसी को हमको निकालना होगा। ये हमारा कपड़ा है, इसके अंदर ये गंदगी का एक टुकड़ा है। अब इस गंदगी में यहाँ पे पूरा पानी हमने भर रखा है। अब इस पे कहानी कुछ ऐसे होगी,
देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको सोप का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसमें ये वाला जो हिस्सा ये है ये पानी के कांटेक्ट में है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये ऑयल ड्रॉपलेट है, उसी के अंदर गंदगी है, और बस ज़िद्दी मैल के दाग को खींच के बाहर निकालता है, कपड़े को हम रगड़ते हैं और वो उसको साफ कर देता है, सफाई कर देता है, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है। ये जो बनते हैं इनको बोलते हैं मिसल्स, ये जो पूरा बनता है ये मिसल्स है, ये आप 11th-12th में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। और एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि जो सोप होता है वो यूज़फुल होता है इन सॉफ्ट वाटर, जबकि डिटर्जेंट इन सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ वाटर, किसी भी तरह के पानी में डिटर्जेंट काम करता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है, हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस उसका कारण मैं लिख दे रहा हूँ, ये सॉल्ट 6 होते हैं, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये 6 सॉल्ट्स होते हैं। ये पानी में अगर होते हैं तो वो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है, वाइट्स का स्कम बन जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, सोप में फ्रॉथ नहीं पैदा होती है, क्लींजिंग एक्शन नहीं कंप्लीट होता है। डिटर्जेंट इक्वली गुड है सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। और इससे रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश करी कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की। अब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, पसंद आए तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।